चैप्टर्स 2069, 2070, 2071, 2072 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 2069 ईस्टर्न सीज अलायंस आर्मी फैंग युआन के इस जबरदस्त अंदाज के सामने सभी वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने दांत पीस लिए और उनकी एनी में एक अजीब सी चमक थी। कई लोग इधर उधर देख रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई तो आवाज उठाएगा। अफसोस की बात यह थी कि फैंग युआन इस वक्त दुनिया का नंबर 1 डेमन था, यहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल भी उसके जाल में मारा गया था। उसके नाम का खौफ तेजी से बढ़ रहा था और वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके गुस्से को भड़काएं। किसी ने भी फैंग युआन का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी ने सरेंडर करके अपने हेडक्वार्टर्स भी ऑफर नहीं किए। कोई भी देखकर बता सकता था कि ये गू इमॉर्टल्स बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उनके ग्रोटो हेवन हेडक्वार्टर्स वो जगह थी जहां वो दिन रात रहते थे, ये उनका घर था और उनकी पवित्र जमीन थी। अगर वो सच में अपना घर फैंग युआन को दे देते तो उनके दोस्त और परिवार वाले उन्हें गद्दारी के लिए जरूर दोष देते और उनका अपना ज़मीर भी इसकी इजाज़त नहीं देता। पहले जब हेवनली कोर्ट ने आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन पर हमला किया था तो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी और अपनी उम्र खर्च करके किलर मूव एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमॉर्टल सप्रेशन कॉफिन एक्टिवेट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर ने अपनी ग्रेट विजडम ग्रोटो हेवन को बचाने के लिए कियानकुन क्रिस्टल वॉल से जुड़ी अपनी जाति की विरासत सीधे वुशवाई को बेच दी थी। ये सब दिखाता था कि टू हेवंस के ग्रोटो हेवंस वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के मेंबर्स के लिए कितनी अहमियत रखते थे और उनके दिलों में उनका एक खास स्थान था। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? फैंग युआन की ताकत के बारे में पूरी दुनिया जानती थी। वो इस वक्त का नंबर 1 डेमन था, हेवनली कोर्ट उससे हार चुका था, फेट गू उसने तबाह कर दिया था और अब यहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल भी उसके हाथों मारा गया था। उसके पीछे पड़े लोगों से लड़ने के बाद भले हाई फैंग युआन ने सिर्फ 10 दिन से कुछ ज्यादा आराम किया था, जो कि बहुत कम वक्त था, लेकिन हॉल में मौजूद वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को इस बात में कोई शक नहीं था कि फैंग युआन उन सबको खत्म कर सकता था। उनकी एक ही उम्मीद शायद बाहर से आने वाली मदद हो सकती थी। लेकिन ये वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स बाहर से मदद लाते भी तो कहां से? क्या वो हेवनली कोर्ट या लॉन्जेविटी हेवन के पास जाते? क्या मजाक है? एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि टू हेवंस के लगभग सभी ग्रोटो हेवंस ची हार्वेस्ट फ्रूट की डिजास्टर का सामना कर रहे थे। अगर वो फैंग युआन के आगे सरेंडर नहीं करते और इन ची हार्वेस्ट फ्रूट्स को बढ़ने देते तो उनके ग्रोटो हेवंस तबाह हो जाते। लेकिन अगर वो फैंग युआन के आगे सरेंडर कर देते तो वो अपनी जिंदगी फैंग युआन के हवाले कर रहे होते। एक बार उसके साइड में शामिल होने के बाद उनका वहां से निकलना कहने को आसान था, पर करना उतना ही मुश्किल। फैंग युआन की बेरहमी के बारे में सब जानते थे। पहले उसने अपने कई सबॉर्डिनेट्स को सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन फेट वॉर के बाद फैंग युआन अकेला ही भाग निकला और वो सबॉर्डिनेट्स अभी भी HI5 रीजन्स में भटक रहे थे। और हाल ही में उसके पीछे हुई लड़ाई में फैंग युआन और वुशवाई ड्रैगन प्लस का इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट से निकल गए और वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को हेवनली कोर्ट में ही पीछे छोड़ दिया। ऐसे लीडर के साथ कौन खुद को सेफ फील कर सकता था? तुम सबने सोच लिया? मेरे सब्र की एक हद है। फैंग युआन का चेहरा एकदम शांत था जब उसने अल्टीमेटम दिया। इमॉर्टल्स का दिमाग हिल गया, कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और ठंडे पसीने छूट गए। उनमें से ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा था। अगर उन्हें यह पता होता तो वो सीधे हेवनली कोर्ट के आगे सरेंडर कर देते। आज के युग में इंसान हाई रूलर दी और वो वेरिएंट ह्यूमन फोर्सेस का सरेंडर एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर इंसान सरेंडर करे तो कॉन्सेप्ट हाई अलग था। असल में फैंग युआन के पीछे हुई लड़ाई के दौरान जब वो हेवनली कोर्ट से भाग रहे थे तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड की तरह हेवनली कोर्ट को सरेंडर करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला क्योंकि वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स अन पर चील की तरह नजर रखे हुए थे। तो ये बेवजह नहीं था कि ये वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स पर शक और संदेह दिखा रहे थे। हॉल में अभी भी मौत जैसी शांति छाई हुई थी। फैंग युआन का चेहरा शांत था, लेकिन वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के मेंबर्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। फैंग युआन ने कोई किलर मूव इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ज्यादातर गू इमॉर्टल्स को ऐसा लग रहा था जैसे उनका दम घुट रहा हो और उनके विचार दबाए जा रहे हैं। ऐसे प्रेशर को ना झेल पाते हुए अलायंस के मेंबर्स में से एक गोल्डन फर इमॉर्टल मोनार्क ने दांत पीस कर हाँ कह दी और अपना इमॉर्टल एपर्चर फैंग युआन को ऑफर कर दिया। गोल्डन फर इमॉर्टल मोनार्क एक रैंक 8 हेरी मैन गू इमॉर्टल था और उसके पास ऐसा करने की अपनी वजह थी। वो जानता था कि फैंग युआन ने लंग या ब्लेस्ड लैंड को अपने में मिला लिया था और लंग या सेक्ट के हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को लड़ाई में बहुत कम भेजा था।
गोल्डन फर इमोर्टल मोनार्क ने फैंग युआन को सरेंडर किया, ये सोचते हुए कि उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होगा। हेरी मैन गू रिफाइनमेंट में माहिर द इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू थी जो शायद गोल्डन फर ग्रोटो हेवन के लोगों की जान बचा सकती थी और शायद उन्हें ऊंचा दर्जा भी दिला सकती थी। यह फैंग युआन के हाथों मारे जाने और जबरदस्ती अनेक्स किए जाने से कहीं बेहतर था। गोल्डन फर इमोर्टल मोनार्क के हाँ कहते ही बाकी लोगों पर और भी ज्यादा प्रेशर और उसकी नकल करने का मन बनने लगा। ऐसा लगा जैसे एक बड़े से दम में दरार आ गई हो और उससे बाद का पानी तेजी से निकलने लगा हो। लेकिन ठीक उसी वक्त खतरे की घंटियां बजने लगी। ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल्स का एक बड़ा ग्रुप कई इमोर्टल गू हाउसेस के साथ इस तरफ आ रहा था। वू शुआई ने फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन ने हल्के से सर हिलाया। वू शुआई पीछे मुड़कर इमोर्टल्स को देखा। दुश्मन आ गए हैं, हम उन्हें खदेड़ने के बाद बात करेंगे। इमोर्टल्स ने आखिरकार राहत की सांस ली। अगर ये नॉर्मल टाइम होता और ईस्टर्न सी के राइचस पाथ ने अन पर मिलकर हमला किया होता तो ये लोग बहुत चिंतित और डरे हुए होते। लेकिन अभी उन्हें अपने ऊपर से प्रेशर हटता हुआ महसूस हुआ और वो बल्कि उनके शुक्रगुजार थे। फौरन वू शुआई और फैंग युआन पर्दे के पीछे रहे, जबकि आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क और सियो ही जियन ने वेरिएंट ह्यूमन अलायंस को लीड करते हुए ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी का सामना किया। ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी में बहुत लोग थे। शेन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर शेन कॉन्गशेंग, टैंग क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और जी क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के साथ खुद इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। कई इमोर्टल गू हाउसेस भी थे, 10 से भी ज्यादा। ईस्टर्न सी अमीर और आबादी वाला था और रिसोर्सेज के मामले में नंबर 1 रीजन था, इसलिए इमोर्टल गू हाउसेस की संख्या के मामले में भी वो नंबर 1 था, सेंट्रल कॉन्टिनेंट से भी आगे। हाँ, उनके पास ड्रैगन पैलेस या मिरियड फ्लाइंग वॉरशिप जैसे पीक रैंक 8 इमोर्टल गू हाउसेस बहुत कम थे। मौजूद इमोर्टल गू हाउसेस में सिर्फ एक रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस था, ग्रीन क्लाउड स्पार्क वॉरशिप, जो ईस्टर्न सी के हुआ क्लैन का था। रैंक 6 इमोर्टल गू हाउसेस सबसे ज्यादा थे, उसके बाद रैंक 7 के। दोनों सेनाएं आसमान में आमने सामने हुई। शिया क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी से बाहर निकले, वो रैंक 7 गू इमोर्टल शिया रुईजी थे। घिनौने वेरिएंट ह्यूमंस, तुमने ईस्टर्न सी में शांति भांग की और मेरे घर पर कब्जा किया, तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है। आज तुम सबकी मौत का दिन है। शिया रुईजी ने एकदम राइचस ऑरा के साथ चिल्लाकर कहा। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने ताना मारा, डरपोक चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मौत को दावत देने की। सियो ही जियन ने भी मजाक उड़ाया, बेनाम कुत्ते, तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया कि हमें चैलेंज कर रहे हो। शिया रुईजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, वेरिएंट ह्यूमंस, तुम मरने के लायक हो। मैं पहले लड़ूंगा, तुम में से कौन अकेले मेरा सामना करने की हिम्मत रखता है। शिया क्लैन का इलाका वेरिएंट ह्यूमन अलायंस ने छीन लिया था। विक्टिम होने के नाते शिया रुईजी लड़ाई शुरू करना चाहता था। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने फौरन कहा, एक मामूली रैंक 7 लड़ाई शुरू करने की हिम्मत कर रहा है। चलो कोई नहीं, मेरे वेरिएंट ह्यूमन अलायंस को कमजोरों को सताने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारे जैसे हाई कल्टिवेशन लेवल वाले किसी को भेजेंगे। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क के इशारे पर एक रैंक 7 स्नोमैन गू इमोर्टल उड़कर बाहर आया और शिया रुईजी से लड़ने लगा। दोनों तरफ से बस 3 राउंड हुए। हाइद की शेन कॉन्गशेंग खड़ा हुआ, मुझसे कौन लड़ना चाहता है। शेन कॉन्गशेंग रैंक 8 था और उसकी बैटल स्ट्रेंथ ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल वर्ल्ड में पीक पर मानी जाती थी। इस बार आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क और सियो ही जियन ने ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की हिम्मत नहीं की। फैंग युआन के खुफिया आदेश पर सियो ही जियन खुद लड़ने के लिए बाहर आया। शेन कॉन्गशेंग और सियो ही जियन कुछ देर तक लड़ा, जब ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी से एक और रैंक 8 गू इमोर्टल ने चैलेंज किया, लेकिन वो शेन कॉन्गशेंग के लेवल का नहीं था। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के पास कई रैंक 8 गू इमोर्टल्स। द आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने कुछ देर सोचा और फिर एक रैंक 8 रॉकमैन गू इमोर्टल को चैलेंज का सामना करने के लिए भेजा। चैप्टर 2070 ह्यूज विक्ट्री इन बैटल। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी और 3 बैटल सर्कल्स में चल रही घमासान लड़ाइयों पर अनगिनत निगाहें टिकी हुई थी। सियो ही जियन एक रैंक 8 एक्सपर्ट था और ताकत के मामले में वो हेवनली कोर्ट के मेंबर के लेवल का था। और ब्लू ड्रैगन वेल से लौटने के बाद शेन कॉन्गशेंग की ताकत में भी काफी सुधार हुआ था। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन दूसरे 2 बैटल सर्कल्स में वेरिएंट ह्यूमंस कमजोर पैड रहे थे। केओटिक रॉक ग्रोटो लॉर्ड अटैक से ज्यादा डिफेंड कर रहा था, जबकि रैंक 7 स्नोमैन गू इमोर्टल हारने के लक्षण दिखाने लगा था। उसका ओपोनेंट शिया रुईजी था, जो भले ही सिर्फ रैंक 7 था लेकिन आखिरकार शिया क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था
उसके पास ढेर सारे रिसोर्सेस और कई तरीके थे। कुछ और राउंड्स के बाद शिया रुइजी अचानक चिल्लाया और स्नोमैन गू इमॉर्टल पर हमला करने के लिए एक घातक किलर मूव इस्तेमाल किया। स्नोमैन गू इमॉर्टल उससे बच नहीं सका, उसके चेहरे पर निराशा छा गई। ठीक उसी वक्त आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने अचानक शिया रुइजी पर एक आइस पाथ किलर मूव से हमला कर दिया। ईस्टर्न सी की अलायंस आर्मी गुस्से से भर गई। उन्होंने शिया रुइजी को बचाने के लिए एक्शन लिया और साथ हाई आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के अचानक हमले को रोका। इस मौके का फायदा उठाते हुए आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने अस रैंक 7 स्नोमैन को अपनी तरफ खींच लिया। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स, तुम लोगों में शर्म नाम की चीज ही नहीं है, लड़ाई भी हारे और अपनी इज्जत भी गंवाई। यह 1-on-1 फाइट थी और तुमने अपने आदमी को बचाने के लिए बीच में दखल दिया। ठीक है, जब तुम रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम भी सब एक साथ हमला करेंगे। मारो, इन वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को काट डालो। ईस्टर्न सी की अलायंस आर्मी गुस्से में थी। पूरी सेना एक बढ़ती हुई लहर की तरह वेरिएंट ह्यूमन अलायंस की तरफ बढ़ चली। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और बाकी लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी का हमला बहुत तेज था। 10 से ज्यादा इमॉर्टल गू हाउसेज ने लीड ली और तबाही मचा दी। इसके मुकाबले वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के पास रैंक 8 गू इमॉर्टल्स ज्यादा थे, लेकिन उनके पास इमॉर्टल गू हाउस नहीं था और उन्हें अपने जिस्म से ही लड़ना पड़ रहा था। ठीक इस क्रूशियल मोमेंट पर अचानक एक चींटियों की सेना प्रकट हुई जो एक चमकदार धार बनाकर ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी पर टूट पड़ी। ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी को लाखों चींटियों ने फौरन रोक दिया। कई इमॉर्टल गू हाउसेज में चींटियां घुस गई और वो सिर्फ डिफेंड करने में अपनी पूरी ताकत लगा सकते थे। एक ही झटके में उनका फॉर्मेशन बिखर गया। वू शुआई धीरे से सामने आया। ड्रैगन प्लस के बिना भी वो अब भी एक रैंक 8 एक्सपर्ट था। लॉर्ड अलायंस लीडर, वेरिएंट ह्यूमन अलायंस का जोश फौरन आसमान पर पहुंच गया। दूसरी तरफ ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल सदमे से पीले पैट गए। वू शुआई यहां क्या कर रहा है? क्या वो उस डेमन फैंग युआन के साथ नहीं था? अगर वो यहां है तो फैंग युआन कहां है? जैसे कि ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स के सवालों का जवाब देते हुए फैंग युआन का फिगर भी प्रकट हुआ। तुम लोगों में हिम्मत तो बहुत है। फैंग युआन ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ लहराया। 5 रंगों की रोशनी की एक किरण निकली। एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस 5 रंगों की रोशनी से टकराया। वो कुछ सांसों तक जोर से हिलता रहा और फिर वो और सहन नहीं कर सका और जोर से फट गया। अंदर के गू इमॉर्टल्स दहशत में थे और चिल्लाए। ये एक कॉम्पाउंड किलर मूव है। इसमें मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ, पूरे 5 पाथ शामिल हैं। फैंग युआन ने चुटकी बजाई। रोशनी से बनी अनगिनत तितलियां उड़ने लगी। रोशनी की तितलियां आसमान में उड़ी और सभी इमॉर्टल गू हाउसेस पर बारिश की तरह टूट पड़ी। इमॉर्टल गू हाउसेस ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल किया और पूरी ताकत से उनका सामना किया। रोशनी की तितलियों ने अपने रंग बदले और चालाकी से ज्यादातर हमलों से बचते हुए इमॉर्टल गू हाउसेस में घुस गई। ये भी एक कॉम्पाउंड किलर मूव है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पथ और रिफाइनमेंट पाथ की गहराइयां हैं। इन तितलियों को इमॉर्टल गू हाउसेस के पास मत आने देना। ये जबरदस्ती गू वॉर्म्स को रिफाइन कर सकती हैं। ईस्टर्न सी की अलायंस आर्मी में अफरा तफरी मच गई और वो चिल्लाने लगे। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के इमॉर्टल्स हैरान रह गए। सिर्फ अपनी ताकत से फैंग युआन ने पूरी ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी में खलबली मचा दी। ये थी सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ। ये थी इस युग के नंबर 1 डेमन की ताकत। फैंग युआन, कैसे हो? क्रूशियल मोमेंट पर ची करंट्स तूफानी लहरों की गर्जन की तरह उठे। ची सी एंसेस्टर प्रकट हुआ। ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी का जोश आखिरकार स्थिर हुआ। ची सी एंसेस्टर एक्शन में आ गए हैं। उनके पास भी सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ है। सिर्फ वही फैंग युआन से लड़ सकते हैं। ची सी एंसेस्टर भी लौट आए। क्या वो लापता नहीं थे? वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स हैरान द उनके चेहरे गंभीर हो गए। ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स ने इस सेना को वेरिएंट ह्यूमन अलायंस पर हमला करने के लिए ऑर्गेनाइज किया था। इसके पीछे शिया क्लैन का दूसरे फोर्सेस से एक्टिवली कांटेक्ट करना और बढ़ चढ़ कर कई रिसोर्सेज ऑफर करने के अलावा एक वजह यह भी थी कि सी एंसेस्टर चुपके से लौट आए थे और इन इमॉर्टल्स को इकट्ठा किया था। फैंग युआन, चलो। ची सी एंसेस्टर ने हेवनली विंड शी वॉल तोड़ी और इमेमोरियल व्हाइट हेवन में दाखिल हो गया। फैंग युआन हंसा। जब तुम इतने मूड में हो तो मैं तुम्हारा साथ देता हूं। ये कहकर वो भी इमेमोरियल व्हाइट हेवन में घुस गया। किसी ने उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। इस वक्त ईस्टर्न सी के ऊपर का आसमान पहले ही अफरा तफरी में था। इमेमोरियल व्हाइट हेवन में फैंग युआन और सी एंसेस्टर के बीच की लड़ाई ने आसमान को चीर दिया और ईस्टर्न सी पर अंधेरा छा गया। अचानक फैंग युआन की ठंडी हंसी सुनाई दी। ची सी ने अब पहले जैसा नहीं रहा।
ये है किलर मूव, स्वॉर्ड फेदर ब्लेड विंग। देखता हूं तुम इससे रोक पाते हो या नहीं। जब उसके शब्द खत्म हुए तो इमोर्टल्स ने आसमान में अनगिनत तलवार जैसे पंख देखे जो हेवनली विंची वॉल को चीर कर नीचे तैरने लगे और पूरे बैटलफील्ड को ढक लिया। थोड़ी देर बाद अनगिनत तलवार जैसे पंख चमकदार ब्लेड विंग्स बन गए जो तेजी से अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट रहे थे। इमोर्टल गू हाउसेज इन ब्लेड विंग्स के सामने बेहद कमजोर लग रहे थे। सिर्फ रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस ग्रीन क्लाउड स्पार्क वॉरशिप हाई उनका सामना कर पा रहा था। शिया क्लैन का इमोर्टल गू हाउस वेल फिशिंग बोट की आखिरी डिफेंस लेयर टूट गई। 10 से ज्यादा ब्लेड विंग्स अंदर घुस गए और तबाही मचाने लगे। शिया रुईजी ने एक दर्दनाक चीख मारी। वो इमोर्टल गू हाउस के अंदर ही मारा गया। इमोर्टल्स दहशत में थे। मेरा एक और मूव देखो, हार्टेक क्राइंग ब्लड। थोड़ी देर बाद फैंग युआन की आवाज फिर से आई। ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल्स को फौरन दिल में तेज दर्द महसूस हुआ और उनके मुंह और नाक से ढेर सारा खून बहने लगा। यह ब्लड पाथ और विजडम पथ से बना एक कॉम्पाउंड किलर मूव था। एक और है थंडर नोट स्ट्रीम। कुछ देर बाद फैंग युआन की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजी। अनगिनत अदृश्य की करंट्स ने आसमान को चीर दिया। ची करंट्स ने एक जाल बन लिया जिसने सभी गू इमोर्टल्स और इमोर्टल गू हाउसेस को ढक लिया। उनके शरीर पर लाइटनिंग और की पाथ के डाव मार्क्स उत्कीर्ण कर दिए। बहुत भयानक है। यह रिफाइनमेंट पाथ, लाइटनिंग पाथ और की पाथ का कॉम्पाउंड किलर मूव है। जब तक हम इसमें फंसे रहेंगे हमें लगातार चोट लगती रहेगी। पीछे हटो, पीछे हटो। दोनों तरफ अब और नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने दीवानों की तरह पीछे हटना शुरू कर दिया। बैटलफील्ड में एक सेकंड और रुकने की हिम्मत नहीं थी। फैंग युआन, तुमने सिर्फ 10 दिन में इतनी प्रगति कर ली है। ची सी एंसेस्टर की आवाज आखिरकार फैली। उसकी आवाज में हल्के से हैरानी के भाव थे। ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल्स का दिल ठंडा पड़ गया जब उन्होंने उसकी टोन महसूस की। ची सी, तुम अभी भी जख्मी हो। तुम भला मेरा क्या मुकाबला करोगे? आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फैंग युआन ने कहा। उसकी आवाज बुलंद थी और आसमान में गूंज रही थी जिससे गू इमोर्टल्स और भी दहशत में आ गए। बूम बूम बूम। जोरदार धमाके गूंजे जैसे कानों के पास अनगिनत पटाखे फोड़े गए हों। दोनों तरफ के इमोर्टल्स ने आसमान की तरफ देखा और की लहरों को जोर से घूमते हुए देखा। आसमान ने रंग बदल लिए जैसे कि दुनिया के अंत का संकेत दे रहा हो। बैंड हेवनली विंची वॉल तेजी से हिलने लगी। अभी मोती की वॉल लोगों को एक कमजोर कागज का एहसास दे रही थी जिसे अनगिनत जानवर फाड़ रहे हों। बड़ी मात्रा में पाउडर नीचे गिरा। यह आसमान के टूटने का पाउडर था। ची सी एंसेस्टर और फैंग युआन ने आसमान को चीर दिया था। थोड़ी देर बाद इमोर्टल्स ने ची सी एंसेस्टर की थकी हुई आवाज सुनी। फैंग युआन, मुझे हराना तुम्हारे लिए आसान है लेकिन मुझे मारने का सपना देख रहे हो तो यह तुम्हारी भूल है। फैंग युआन जोर से हंसा। ची सी, कहां जा रहे हो? आसमान में हो रहे भयानक धमाके धीमे होते दिख रहे थे। दोनों तरफ ने राहत की सांस ली। इंडू सूडो वेनरेबल्स की लड़ाई के परिणाम बहुत भयानक थे। उन्होंने हेवनली विंची वॉल को तोड़ दिया था। यह इमोर्टल्स कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अगर वो इस लड़ाई की रंगे में होते तो उनका क्या अंजाम होता। तुम लोग होश में हो या बेहोश, हमला करो। वूशवाई अचानक चिल्लाया। बेहोश इमोर्टल्स को जागते हुए, ची सी हार चुका है। हमें इन बचे हुए लोगों को यहां फंसाना होगा। जब फैंग युआन लौटेगा तो हमारी जीत पक्की है। हमला। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस जाग उठी। इन शब्दों से उनका जोश चरम पर पहुंच गया। इमोर्टल्स ने इमोर्टल गू हाउसेस की तरफ हमला बोल दिया। वो अपने जिस्म से इमोर्टल गू हाउसेस पर हमला कर रहे थे। ये लड़ाई की स्ट्रेटजी साफ तौर पर समझदारी वाली नहीं थी। लेकिन इमोर्टल गू हाउसेस के अंदर के सभी ईस्टर्न सी गू इमोर्टल्स के चेहरे पीले पड़े हुए थे और उनके दिल ठंडे थे। अगर वो कहते कि उन्हें डर नहीं लग रहा तो वो झूठ बोल रहे होते। यहां तक कि इमोर्टल गू हाउसेस भी उन्हें सुरक्षा का कोई एहसास नहीं दे पा रहे थे। पीछे हटो, पीछे हटो। शेन कॉन्ग शेंग चिल्लाया। ईस्टर्न सी के इमोर्टल्स बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गए। वेरिएंट ह्यूमन गू इमोर्टल्स ऐसी फायदेमंद लड़ाइयों में सबसे माहिर थे। उन्होंने बिना रुके और पूरे जोश के साथ उनका पीछा किया। 100 ली तक पीछा करने के बाद फैंग युआन लौटा और हमला किया। ईस्टर्न सी की अलायंस आर्मी उसके सामने बेहद कमजोर लग रही थी। ज्यादातर इमोर्टल गू हाउसेस सीधे टूट गए। चुपचाप सरेंडर कर दो अपने इमोर्टल गू द डू और तुम जिंदा रह सकते हो। फैंग युआन ने पुकारा। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के सभी मेंबर्स, मेरा आदेश सुनो। जो सरेंडर करेगा यूएस पर कोई हमला नहीं करेगा। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस ने इस लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की। ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी को भारी नुकसान हुआ और उससे भी ज्यादा लोग फैंग युआन ने कैदी बना लिए।
कई ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन पर विश्वास करना चुना, ये देखते हुए कि यह हार निश्चित थी। उन्होंने सरेंडर कर दिया और लड़ना छोड़ दिया। भले हाई फैंग युआन दुनिया का नंबर 1 डेमन था और बेहद क्रूर था, उसने एक बार सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को पकड़ा था, और जब तक फिरोटी मिल जाती थी वो उन्हें जिंदा छोड़ देता था। चैप्टर 2071 ईटिंग फ्रूट्स डिवाउरिंग हेवंस। कोई शक नहीं, ये एक बहुत ही फायदेमंद जीत है। ईस्टर्न सी का राइचस पाथ कोई बड़ी चीज नहीं है। पता नहीं कि सी एंसेस्टर लड़ाई में मारा या नहीं। अगर वो मर गया तो पूरा ईस्टर्न सी हमारा होगा। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के गू इमॉर्टल्स बेहद उत्साहित थे। फैंग युआन ने कैदियों को बंदी बनाया और वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को बैटलफील्ड साफ करने का आदेश दिया। लॉर्ड फैंग युआन, मैं आपको फॉलो करने और अपना गोल्डन फर ग्रोटो हेवन ऑफर करने के लिए तैयार हूं। गोल्डन फर इमॉर्टल मोनार्क अचानक फैंग युआन के सामने घुटनों पर बैठ गया और जोर से ऐलान किया। इमॉर्टल्स कुछ देर के लिए शांत हो गए, फिर हर तरफ से वफादारी की कस्में खाने की आवाजें आने लगी। पूरी वेरिएंट ह्यूमन अलायंस ने बिना किसी अपवाद के उसके सामने घुटने टेक दिए। वू शुआई ये देखकर मन ही मन खुश हुआ, जबकि फैंग युआन अब भी शांत था। यह सीन इन दोनों की उम्मीद के मुताबिक ही था। अगर फैंग युआन पहले इन अलायंस मेंबर्स को मजबूर करता तो वो इस वक्त भी उन्हें दबा सकता था, लेकिन अब जैसा माहौल नहीं होता जब ये लोग अपनी मर्जी से यूज फॉलो कर रहे थे। फैंग युआन और उसके डू क्लोन्स द्वारा बनाई गई इस अरेंजमेंट ने उन्हें काफी फायदा पहुंचाया। एक तो ईस्टर्न सी अलायंस आर्मी के हमले से पैदा हुआ जबरदस्त बाहरी प्रेशर था। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के मेंबर्स को एकजुट होने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बाहर के खतरनाक माहौल और पूरे ह्यूमन गो इमॉर्टल वर्ल्ड द्वारा वेरिएंट ह्यूमंस के प्रति राखी गई गहरी नफरत को देखा। दूसरा ये कि फैंग युआन ने अपनी पीक लेवल बैटल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया, जिससे वेरिएंट ह्यूमन अलायंस को एक शानदार जीत मिली। इसने वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के इमॉर्टल्स पर गहरा प्रभाव छोड़ा कि वो फैंग युआन का विरोध नहीं कर सकते, और साथ ही उन्हें फैंग युआन के प्रति समर्पित होने के बाद अपने भविष्य के लिए एक तरह की उम्मीद भी महसूस हुई। इन वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल्स के नजरिए से, एक, उनके सभी ग्रोटो हेवंस ची हार्वेस्ट फ्रूट की डिजास्टर का सामना कर रहे थे। अगर वो फैंग युआन के आगे सरेंडर नहीं करते तो वो अकेले इससे निपट नहीं सकते थे। डू, फैंग युआन के खिलाफ जाने का नतीजा उनके सामने था। अगर वो जिंदा रहना चाहते तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। 3, भले हाई फैंग युआन बेरहम था, लेकिन वो ताकतवर था। ऐसे एक्सपर्ट को फॉलो करने से उनका भविष्य अकेले लड़ने से कहीं ज्यादा उज्जवल होगा। इंसानियत ने 5 रीजन्स पर लंबे समय तक राज किया था। 2 हेवंस के ये वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स अपना गुस्सा पीकर और सहन करते हुए जीते द और अपने नीचे दर्जे के आदी हो चुके थे। उनमें वो स्पिरिट और मानसिक स्थिति नहीं थी जो हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन के मेंबर्स के पास थी। ये पहले की कई लड़ाइयों में साफ दिख चुका था। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के गू इमॉर्टल्स में लड़ने का जोश कम था और वो अपनी सुरक्षा को ज्यादा अहमियत देते थे। इन सभी कारणों से ये लगभग तय था कि वेरिएंट ह्यूमन अलायंस में हर कोई फैंग युआन के आगे सरेंडर कर देगा। बैटलफील्ड साफ करने के बाद फैंग युआन ने अपने फायदे गिनने की जल्दी नहीं की। उसने एक आदेश दिया, हम सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन और नाइट वुल्फ ग्रोटो हेवन पर हमला करेंगे। इमॉर्टल्स हिल गए, एक बार फिर फैंग युआन की जबरदस्ती और जालिम किरदार को महसूस किया। यहां तक कि यह बड़ी लड़ाई भी फैंग युआन की भूख को शांत नहीं कर सकी। वो अभी भी लड़ना जारी रखना चाहता था और सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन और नाइट वुल्फ ग्रोटो हेवन को हासिल करना चाहता था। सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन एक सोल पाथ ग्रोटो हेवन था जिसे स्पेक्ट्रल सोल जिंदा रहते हुए चुपके से कंट्रोल करता था। एफ्लैट जब स्पेक्ट्रल सोल मार चुका था, फैंग युआन उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें मिटाने जा रहा था। जहां तक नाइट वुल्फ ग्रोटो हेवन की बात है, उसके पिछले मालिक नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड ने हेवनली कोर्ट को सरेंडर कर दिया था, जिसके बारे में फैंग युआन को पता था और उसने इसका फायदा उठाया। वू शुआई ने नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड को ड्रैगन पैलेस में मार दिया था, लेकिन इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए उन्होंने फौरन हेवनली कोर्ट पर हमला कर दिया था और यूएस वक्त नाइट वुल्फ ग्रोटो हेवन की परवाह नहीं कर सके थे। एफ्लैट जब फैंग युआन फ्री था तो वो बदला लेने और उन्हें अनेक्स करने जा रहा था। इसके बाद वेरिएंट ह्यूमन अलायंस शान से इमेमोरियल ब्लैक हेवन की तरफ बढ़ी। सेना नजदीक पहुंची, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही नाइट वुल्फ ग्रोटो हेवन ने अपना प्रवेश द्वार खोल दिया। ये जी की अगुवाई में ग्रोटो हेवन के गू इमॉर्टल्स अपने घर से बाहर निकले और फैंग युआन के सामने झुक गए, उससे उनका सरेंडर स्वीकार करने की विनती की। फैंग युआन ने कोई कटल आम नहीं किया, उसने उन सबको अपने साथ ले लिया, फिर सेना को सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन की तरफ ले गया। लेकिन सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन एक उजाड़ मंजर पेश कर रहा था।
जब स्पेक्ट्रल सोल ने लेडी कोल्ड ऐश के शरीर पर कब्जा किया था, उसने इनसुन को लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखने के लिए सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन में पीछे छोड़ दिया था। फैंग युआन के पीछे हुई लड़ाई के बाद शैडो सेक्ट के मेंबर्स में से सिर्फ फेरी जी वेई और यंग वू जी हाई बच पाए। बचने के बाद फेरी जी वेई ने फौरन एनजन से कांटेक्ट किया और उस भागने का आदेश दिया। एनजन भाग गया, लेकिन जाहिर है खाली हाथ नहीं। लगभग सारा स्टोरेज खाली करने के अलावा उसने जाने से पहले की हार्वेस्ट फ्रूट को भी डेटोनेट कर दिया, जिससे सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन को भारी नुकसान हुआ। सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन के बचे हुए गु इमोर्टल्स ने अभी बस गड्ढे भरे हाई दिए और कुछ दिन आराम भी नहीं किया था कि उन्हें फैंग युआन की सेना का सामना करना पड़ा। फैंग युआन की सेना के सामने सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन के पास लड़ने की कोई ताकत नहीं थी और लगभग तुरंत ही उस जीत लिया गया। सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन के बचे हुए गु इमोर्टल्स को एनचोंग लीड कर रहा था। इन लोगों की आत्माओं से स्पेक्ट्रल सोल ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी और उन्होंने एनसुन के जाने से पहले उससे लड़ाई की थी। वो सभी कुछ हद तक जख्मी थे। फैंग युआन ने किसी को माना नहीं किया और उन्हें भी अपने साथ ले लिया। फ्लैट एक नया एग्रीमेंट बनाने का वक्त था। फैंग युआन ने अपनी पिछली गलती से सीखा। उसने दूसरे सबॉर्डिनेट्स के साथ कनेक्शन नहीं बनाया और अपनी जगह अपने क्लोन वू शुआई को आगे कर दिया। इस तरह अगर भविष्य में कोई ताकतवर दुश्मन इन सबॉर्डिनेट्स को पकड़ भी लेता तो वो एग्रीमेंट से माइल क्लू के जरिए सिर्फ वू शुआई की पोजीशन का पता लगा सकते थे। फैंग युआन का यह बॉडी सुरक्षित रहेगा। फ्लैट फैंग युआन ने पूरी तरह से वेरिएंट ह्यूमन अलायंस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यह काफी नहीं था। कई टू हेवंस के ग्रोटो हेवंस में की हार्वेस्ट फ्रूट्स पहले ही बहुत बड़े हो चुके थे और खुद फटने की कगार पर थे। फैंग युआन सबसे पहले ग्रैंड स्वाइन ग्रोटो हेवन गया। सभी इमोर्टल्स की निगाहों के सामने फैंग युआन ने अपना हाथ उठाया और सफेद रोशनी छोड़ी। सफेद रोशनी उस विशाल की हार्वेस्ट फ्रूट के चारों तरफ घूमती रही और घने कोहरे में बदल गई। कोहरे ने जांच करने वाले तरीकों को ब्लॉक कर दिया। फैंग युआन अब भी सूर्य नहीं था। उसने इमोर्टल्स को आदेश दिया, पीछे हटो, कोई भी गूवर्म इस्तेमाल मत करना वरना तुम मेरे मेथड में डिस्टर्ब कर सकते हो। इमोर्टल्स ने आज्ञा मानी। सफेद कोहरा फैल गया और फैंग युआन के में बॉडी को ढक लिया। बाहर वाले ये नहीं बता सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। फैंग युआन ने अपना सॉवरन इमोर्टल एपर्चर खोला, जिसमें से ची सी क्लोन उठकर बाहर आया। ची सी क्लोन ची हार्वेस्ट फ्रूट के पास गया। उसकी गिरी ऐसे चमक रही थी जैसे उसने सबसे लजीज चीज देख ली हो। ची सी क्लोन ने अपना हाथ ची हार्वेस्ट फ्रूट के अंदर घुसा दिया और अपना की पाथ मेथड इस्तेमाल किया। इमोर्टल किलर मूव, ची जू रिवाइवल। फैंग युआन ने डेमन इमोर्टल ची जुएका की हार्वेस्ट फ्रूट रिवाइवल मेथड सीख लिया था और यूज मॉडिफाई करके ये मेथड बनाया था। उसने पहले की सी क्लोन बनाने के लिए इस मूव का इस्तेमाल किया था। किलर मूव ची जू रिवाइवल के असर से ची हार्वेस्ट फ्रूट सिकुड़ने लगा और बड़ी मात्रा में की पाथ डाउ मार्क्स में बदल गया जो सीधे ची सी क्लोन के शरीर में जुड़ गए। इस फल को निगलने के बाद मुझे लगभग 7000 की पाथ डाउ मार्क्स मिलेंगे। ची सी एंसेस्टर ने खुशी भरी टोन में अंदाजा लगाया। ये संख्या बहुत प्रभावशाली थी। आमतौर पर एक साधारण ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन लगभग 7000 डाउ मार्क्स देता था, जबकि एक साधारण मिरियड ट्रिब्यूलेशन लगभग 80,000। अगर सिर्फ ग्रैंड ट्रिब्यूलेशंस की बात करें तो एक की पाथ गु इमोर्टल को 7000 की पाथ डाउ मार्क्स जमा करने के लिए लगभग 8 या 9 ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन से गुजारना पड़ता। ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन से मिलने वाले नए डाउ मार्क्स में गु इमोर्टल के में पथ के डाउ मार्क्स के साथ साथ कुछ दूसरे पाथ्स के डाउ मार्क्स भी शामिल होते थे। दूसरे नजरिए से, जब तक कि सी एंसेस्टर इस ची हार्वेस्ट फ्रूट को अब्जॉर्ब कर लेता, ये बिना किसी रिस्क के आधा की पाथ मिरियड ट्रिब्यूलेशन पास करने जैसा था। तो ची सी एंसेस्टर ची हार्वेस्ट फ्रूट्स को अब्जॉर्ब करके जबरदस्त फायदा उठा सकता था। फैंग युआन ने मन ही मन अंदाजा लगाया, ची सी क्लोन हेवनली कोट के की हार्वेस्ट फ्रूट से बना था। उसके पास पैदा होते ही 8 लाख से ज्यादा की पाथ डाउ मार्क्स थे। इस जैसे 3 ची हार्वेस्ट फ्रूट्स को अब्जॉर्ब करने के बाद संख्या 10 लाख पार कर जाएगी। मेरे अपने की पाथ डाउ मार्क्स भी इसी लेवल पर हैं। जबकि सी क्लोन 2 हेवंस के ग्रोटो हेवंस के सभी की हार्वेस्ट फ्रूट्स को अब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके की पाथ डाउ मार्क्स मेरे से ज्यादा हो जाएंगे और एक अभूतपूर्व स्टार पर पहुंच जाएंगे। फैंग युआन के 10 लाख ची पाथ डाउ मार्क्स ची सी ग्रोटो हेवन को अनेक्स करने से माइल थे। सी क्लोन नए सिरे से शुरुआत कर रहा था और खुद से जमा कर रहा था, लेकिन किलर मूव चीजू रिवाइवल और की हार्वेस्ट फ्रूट्स पर निर्भर रहकर उसकी जमा करने की स्पीड सच में डरावनी थी। साफ था, आने वाले लंबे समय तक ची सी क्लोन फैंग युआन का नंबर 1 क्लोन बन जाएगा। सिर्फ बैटल स्ट्रेंथ के आधार पर वो में बॉडी से कम नहीं होगा,
और शायद उससे ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। एक गू इमोर्टल की बैटल स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स होते द जैसे गू इमोर्टल की अपनी लड़ाई की महारत, लड़ाई का माहौल, गू इमोर्टल के गू वॉर्म्स का लेवल, किलर मूव्स, गू फॉर्मेशंस, इमोर्टल गू हाउसेस, और क्या गू इमोर्टल के पास एक बेहतरीन कॉम्बैट सिस्टम था या नहीं। लेकिन इन सभी फैक्टर्स में सबसे ऊपर हमेशा गू इमोर्टल का कल्टिवेशन लेवल हाई रहेगा। 1000 डाउ मार्क्स 100% का एम्प्लीफिकेशन दे सकते थे। फैंग युआन, फंग जियोगे और पिछले वेनरेबल्स जैसे अजीब और दानवों के अलावा आमतौर पर रैंक 6 गू इमोर्टल्स के पास 0 से 9000 डाउ मार्क्स होते थे। रैंक 7 गू इमोर्टल्स के पास 10,000 से 30,000। रैंक 8 के पास 1 लाख से 3 लाख। इसलिए रैंक 7 और रैंक 8 की बैटल स्ट्रेंथ के बीच का अंतर रैंक 6 और रैंक 7 के बीच के अंतर से कहीं ज्यादा था। गू कल्टिवेशन के आखिरी स्टेजेस के बीच का अंतर बढ़ता ही जाएगा जब तक वो रैंक 9 गू वेनरेबल लेवल तक न पहुंच जाएं जहां एक व्यक्ति दुनिया में अजय हो सकता है, हर किसी और हर चीज पर हावी। नॉर्दर्न प्लेन्स के ओल्ड एंसेस्टर्स ज़ूहू नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमोर्टल वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक 8 क्यों थे? वो डेमोनिक पाथ से दी और उनके पास से आवश्यक इमोर्टल गू की कमी थी। मुख्य कारण उनके आइस और स्नो पाथ डाउ मार्क्स साधारण संख्या से कहीं ज्यादा थे। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक डेमन इमोर्टल ची जुए के पास कितने डाउ मार्क्स हैं? अंतहीन सफेद कोहरे के अंदर फैंग युआन ने ची सी क्लोन से पूछो। ची सी क्लोन ने की हार्वेस्ट फ्रूट को अब्जॉर्ब करते हुए जवाब दिया, शायद 5 लाख से ज्यादा। फैंग युआन ने सहमति में सर हिलाया। लड़ाइयों के विभिन्न निशानों से डेमन इमोर्टल ची जुए के डाउ मार्क्स ड्यूक लॉन्ग से थोड़े कम थे। इसका कारण बहुत हद तक फैंग युआन और सदर्न अलायंस द्वारा रिवाइवल प्रोसेस में डाले गए विघ्न, जिसके कारण डेमन इमोर्टल ची जुए को जल्दी करनी पड़ी। लेकिन डेमन इमोर्टल ची जुए के पास शी लैंड था। शी लैंड स्वर्ग और पृथ्वी का एक सक्लूडेड डोमेन था। एक पूरा सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ एक रैंक 9 लेवल का इमोर्टल मटेरियल था। इसलिए जब तक कि पाथ किलर मूव्स शी लैंड को कोर के रूप में इस्तेमाल करते, उन्हें डरावनी ताकत मिलती, यहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल भी उनका आसानी से सामना नहीं कर सकता था। ये उसी तरह था जैसे फैंग युआन ने एक बार रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल करके दुश्मनों के एक ग्रुप को लाचार छोड़ दिया था। डेमन इमोर्टल ची जुए के किलर मूव्स पुराने दी और उसके पास इमोर्टल गू की कमी थी। डुस्तम जिन्होंने यूज सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ दी थी वो द डाउ मार्क्स और शी लैंड। जब शी लैंड डैमेज हो गया, उसकी बैटल स्ट्रेंथ तेजी से गिर गई और आखिरकार यूज डिवाइन एम्प्रेसिटी ने कैद कर लिया। ची सी क्लोन ने की हार्वेस्ट फ्रूट को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया और सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर में लौट गया। फैंग युआन ने अंतहीन कोहरे को हटा लिया। अलायंस के मेंबर्स खुश हो गए जब उन्होंने देखा कि हार्वेस्ट फ्रूट पूरी तरह से गायब हो चुका था। हम बच गए, हमारे घर बच गए। जैसा कि लॉर्ड फैंग युआन से उम्मीद थी, वो सच में अतुलनीय और सर्वशक्तिमान हैं। लॉर्ड फैंग युआन, मेरा घर खतरे में है, कृपया पहले उस बचाइए। हर तरह की चापलूसी फैंग युआन पर की जा रही थी। भले ही इन गू इमोर्टल्स में से कुछ ही लड़ने में अच्छे थे, लेकिन उनकी चापलूसी के स्किल्स गहरे थे और दिन भी दिन बेहतर हो रहे थे। फैंग युआन ने फिर आसानी से इस ग्रैंड स्वाइन ग्रोटो हेवन को अनेक्स कर लिया और यूज सॉवरेन ग्रोटो हेवन में मिला दिया। ग्रैंड स्वाइन ग्रोटो हेवन एक रैंक 8 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ ग्रोटो हेवन था। ये बोर टाइप के डेसोलेट बीस्ट्स, एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स और यहां तक कि इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स पैदा करता था। फैंग युआन का ट्रांसफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। वो जाहिर है यूज एनेक्स कर सकता था। उसने पहले इसे एनेक्स क्यों नहीं किया? इसका कारण जाहिर है ये था कि इस ग्रैंड स्वाइन ग्रोटो हेवन ने एक 9 हेवंस फ्रैगमेंट के साथ फ्यूज कर लिया था और हेवन पाथ डाउ मार्क्स ले लिए थे, जिन्होंने हेवनली स्पिरिट पर हमला किया और उस शक्तिहीन और सुस्त बना दिया। फैंग युआन अब हेवन पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर सकता था, जिससे सॉवरेन इमोर्टल फीटस गू के फूड ऑप्शन का विस्तार हुआ। ए फ्लैट से सभी ग्रोटो हेवंस फैंग युआन द्वारा अनेक्स किए जा सकते थे, भले ही उन्होंने 9 हेवंस फ्रैगमेंट के साथ फ्यूज किया हो, जब तक कि करस्पॉन्डिंग अटेनमेंट लेवल पर्याप्त हो। चैप्टर 2072 इजीली क्रिएटिंग किलर मूव्स। फैंग युआन ने एक बार फिर कॉम्पाउंड किलर मूव्स बनाना शुरू कर दिया। उसकी डिवाइन सेंस सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर के अंदर थी, हर तरह के मॉर्टल गू को देख रही थी। उसने अचानक उनमें से डू विंड पाथ गू वॉर्म्स निकल लिए, रैंक 1 क्लियर विंडव्हील गू और रैंक 2 जेड विंडव्हील गू। जब पहला एक्टिवेट होता तो वो गू मास्टर के हर पैर के नीचे हल्का हरा साइक्लोन बनाता और उनकी मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता। दूसरा क्लियर विंडव्हील गू के पॉसिबल एडवांसमेंट्स में से एक था। यह जेड ग्रीन साइक्लोन्स का एक जोड़ा बना सकता था जो गू मास्टर के हाथों के चारों तरफ आर्मबैंड्स की तरह घूमते और गू मास्टर की पंचिंग स्पीड बढ़ा सकते थे।
मुझे इस वक्त एक बड़ी लड़ाई में मूवमेंट एबिलिटीज की कमी है, क्यों ना इसको बेस बनाकर एक बनाया जाए। फैंग युआन को एक इंस्पिरेशन मिली और वो सोच में पड़ गया। जब से उसने इमेमोरियल टू हेवेंस में की सी क्लोन से लड़ाई की थी, वो इस पहलू के बारे में सोच रहा था। भले ही यह ईस्टर्न सी के राइचस पाथ और वेरिएंट ह्यूमन अलायंस को धोखा देने के लिए एक शो था, फैंग युआन ने सच में की सी क्लोन से लड़ाई की थी। अगर यह असली नहीं होता तो इतनी भयानक घटनाएं कैसे होती। अस लड़ाई ने तो आसमान को भी तोड़ दिया था और आसमान का पाउडर नीचे बिखेर दिया था। इस फ्रेंडली स्पर में फैंग युआन ने हर तरह के किलर मूव्स इस्तेमाल किए थे, उनमें से ज्यादातर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। यहां तक कि सबसे खराब वाले भी साधारण लेवल पर कम से कम उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक था, ना कोई हैरानी थी ना निराशा। इस स्पर ने फैंग युआन को उसकी कमी का एहसास दिलाया। भले ही उसने कई कॉम्पाउंड किलर मूव्स बना लिए थे, लेकिन वो ज्यादातर ऑफेंसिव या डिफेंसिव मेथड्स उसके पास मूवमेंट किलर मूव्स की कमी थी। डू विंड पाथ गू वॉर्म्स ने फैंग युआन को एक इंस्पिरेशन दी। उसकी कल्पना में जब वो विंड पाथ गू वर्म एक्टिवेट करता तो उसके दोनों पैरों के नीचे डू साइक्लोन्स बन जाते और वो लगातार दो पहियों की तरह घूमते। जैसे जैसे कुछ समय बीतेगा, पहिए तेजी से घूमने लगेंगे और इस तरह फैंग युआन की स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। देखता हूं मेरे पास कितने विंड पाथ इमॉर्टल गू हैं। फैंग युआन के पास बहुत कम विंड पाथ इमॉर्टल गू लेकिन पहले की बड़ी लड़ाई ने यूज कई विंड पाथ इमॉर्टल गू मुहैया कराए थे। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के मेंबर्स के पास भी कुछ थे। अगर ये भी काफी ना होता तो फैंग युआन पूरे ईस्टर्न सी के राइचस पाथ को भी ब्लैकमेल कर सकता था और विंड पाथ इमॉर्टल गू मांग सकता था। फैंग युआन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। जल्द ही फैंग युआन ने अपने सबोर्डिनेट्स से कई विंड पाथ इमॉर्टल गू हासिल कर लिए और वो सभी रैंक 7 लेवल के थे। इस पर विचार करने और कई विंड पाथ इमॉर्टल गू को ट्री करने के साथ साथ विंड पाथ किलर मूव्स को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद फैंग युआन के विंड पाथ किलर मूव का शुरुआती रूप तैयार हो गया। पहली एक्टिवेशन के बाद दोनों पैरों के नीचे डू साइक्लोन व्हील्स बन गए जो गू इमॉर्टल के शरीर को मूव कर सकते थे। फैंग युआन ने किलर मूव को टेस्ट करने के बाद हल्की सी तेवरी चढ़ाई, इसकी सबसे बड़ी कमी महसूस हुई। भले ही ये किलर मूव तेजी से बढ़ता जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआती स्पीड बहुत धीमी थी और इसमें थोड़ा सा भी सुधार दिखने में कुछ वक्त लगेगा। इसे कैसे सुधारा जाए? ये असल में विंड पाथ किलर मूव्स के साथ एक आम समस्या थी। चाहे वो हल्की हवा हो या तेज तूफान, दोनों को अपनी सबसे ताकतवर अवस्था तक पहुंचने में कुछ समय लगता था। लेकिन उनकी ताकत को शुरुआत में ही मैक्सिमम तक पहुंचाने के लिए जाहिर है कई तरीके थे। अगर किसी का विंड पाथ अटेनमेंट लेवल काफी ऊंचा होता तो किलर मूव्स को बेहद बेहतरीन बनाने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता था। वो किलर मूव को पहले से तैयार करने के लिए काफी समय भी कुर्बान कर सकते थे और उसे एक ही बार में अनलीश कर सकते थे। ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इमॉर्टल एसेंस खर्च करना भी संभव था। लेकिन फैंग युआन ने इन सभी मेथड्स को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि वो सब साधारण सॉल्यूशंस थे। फैंग युआन ने इसके बजाय फायर पाथ को निशाना बनाया। फायर पाथ की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ विंड पाथ से कहीं ज्यादा थी। सिर्फ बर्स्ट पोटेंशियल के आधार पर फायर पाथ सभी पाथ्स में टॉप 1 या 2 पर था। कई उपयुक्त फायर पाथ इमॉर्टल गू चुनने के बाद इस कॉम्पाउंड किलर मूव का मॉडिफिकेशन पूरा हो गया। इसे फायर विंड व्हील नाम देते हैं। फैंग युआन ने यही एक नाम चुन लिया। किलर मूव फायर विंड व्हील में बर्स्ट स्पीड थी और वो तेजी से बढ़ भी सकता था। खास बात यह थी कि इसमें इमॉर्टल एसेंस कम खर्च होता था और ज्यादा मेंटल कंट्रोल की भी जरूरत नहीं थी। फैंग युआन ने इसे एक बार और ट्री किया और काफी संतुष्ट था। फायर विंड व्हील एक रैंक 7 किलर मूव था, लेकिन एक असाधारण लेवल पर था जो कम से कम 70% मौजूदा किलर मूव्स को कुचल सकता था। लेकिन अगर ये किलर मूव दूसरे गू इमॉर्टल्स के हाथों में होता तो स्थिति अलग होती। साफ दिमाग वाला शायद ही कोई गू इमॉर्टल इसे इस्तेमाल करता। सिर्फ विंड पाथ और फायर पथ के बीच के आंतरिक घर्षण के आधार पर इस किलर मूव के प्रैक्टिकल रिजल्ट्स रैंक 6 लेवल तक गिर जाते। एक रैंक 7 किलर मूव के लिए इमॉर्टल एसेंस खर्च करना लेकिन रैंक 6 का इफेक्ट मिलना, यह किलर मूव दूसरे गू इमॉर्टल्स के मूल्यांकन में लो ग्रेड से भी नीचे होता। यह 3000 से ज्यादा हेवन पाथ डाउ मार्क्स का फायदा था। इसने अलग अलग डाउ मार्क्स के बीच के आंतरिक घर्षण को काफी कम कर दिया, जिससे फैंग युआन के हाथों में कई किलर मूव्स को उम्मीद मिली। सबसे महत्वपूर्ण, कॉम्पाउंड किलर मूव्स को डिड्यूस करने की कठिनाई फैंग युआन के लिए बहुत कम हो गई थी। अगर वो साधारण गू इमॉर्टल्स होते जो मुख्य रूप से विंड पाथ कल्टिवेट करते और फायर विंड व्हील जैसे किलर मूव की कल्पना करते, तो वो निश्चित रूप से बेवकूफ़ी से फायर पाथ इमॉर्टल गू को दूसरा कोर चुनने का काम नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा
वो कुछ दूसरे पाथ्स के लो रैंक इमॉर्टल गू को सहायक के रूप में इस्तेमाल करते और उनकी संख्या भी कम होती। सबसे आम नतीजा ये होता कि आंतरिक घर्षण को जितना हो सके कम करने के लिए अनगिनत फायर पाथ मॉर्टल गू का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन इससे किलर मूव में बहुत ज्यादा गू वॉर्म्स शामिल हो जाते, उसकी एक्टिवेशन की कठिनाई बढ़ जाती, जरूरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता और किलर मूव की ओवरऑल वैल्यू भी गिर जाती। एक किलर मूव को प्रैक्टिकल होने के लिए बहुत ज्यादा गू वॉर्म्स नहीं हो सकते थे, इमॉर्टल एसेंस का बोझ बहुत भारी नहीं हो सकता था, इफेक्ट अच्छा होना चाहिए था और कोई साफ कमी नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए एक किलर मूव बनाना एक बेहद मुश्किल प्रोजेक्ट था। लेकिन फैंग युआन के लिए वो न सिर्फ डुअल कोर्स के साथ बल्कि 3 कोर्स, 4 कोरस और उससे भी ज्यादा के साथ कॉम्पाउंड किलर मूव्स की कल्पना कर सकता था। विंड पाथ में बर्स्ट पोटेंशियल नहीं था, इसलिए उसने आराम से फायर पाथ चुन लिया। सिंगल पाथ किलर मूव्स में मॉडिफिकेशन की सीमित जगह थी, कॉम्पाउंड किलर मूव्स में तो और भी, क्योंकि उन्हें आंतरिक घर्षण का ध्यान रखना पड़ता था, जिसके कारण इतिहास में कॉम्पाउंड किलर मूव्स की संख्या सिंगल पाथ किलर मूव्स से कहीं कम थी। सिंगल पाथ किलर मूव्स हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे, वो सबसे मेनस्ट्रीम थे। लेकिन फैंग युआन की वर्तमान स्थिति बिल्कुल अलग थी। आंतरिक घर्षण में भारी कमी के कारण किलर मूव्स बनाने और मॉडिफाई करते समय उसके पास साधारण गू इमॉर्टल से कहीं ज्यादा स्कोप था। उसकी स्थिति में इस दुनिया में जितने ज्यादा पाथ्स होते, किलर मूव्स की कल्पना करने की कठिनाई उतनी ही कम हो जाती। इसी वजह से फैंग युआन कम समय में बड़ी मात्रा में कॉम्पाउंड किलर मूव्स तेजी से बना सकता था। उसके पास अनगिनत गू रेसिपीज और किलर मूव्स थी, इसलिए भले ही उसके विंड पथ और फायर पाथ अटेनमेंट लेवल्स ऊंचे ना हों, वो रेफरेंसेस ढूंढ सकता था और आसानी से फायर विंड व्हील जैसे किलर मूव की कल्पना कर सकता था। जब उसने पहले की सी क्लोन के साथ स्पर किया था, फैंग युआन ने स्वॉर्ड फेदर ब्लेड विंग, हार्टेक क्राइंग ब्लड, थंडर नोट स्ट्रीम और रिफाइनमेंट बटरफ्लाई जैसे किलर मूव्स इस्तेमाल किए थे। वो उसके कलेक्शन के बेहतरीन मूव्स में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थे। 3000 हेवन पाथ डाउ मार्क्स भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने सच में फैंग युआन के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया खोल दी थी। प्राचीन काल से अनगिनत नायकों और विशेषज्ञों ने इस नई दुनिया में सिर्फ हल्का सा ही कदम रखा था। वो सिर्फ कुछ कदम एक्सप्लोर कर पाते थे, उससे पहले उन्हें मजबूरन रुकना पड़ता था। लेकिन हेवन पाथ डाउ मार्क्स की मदद से फैंग युआन ने 10 से ज्यादा कदम या शायद 100 कदम भी उठा लिए, आसानी से एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। हेवन पाथ सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों के संतुलन पर जोर देता है, ये सच में शब्दों से परे अद्भुत है। अगले कुछ दिनों में फैंग युआन ने चुपके से कॉम्पाउंड किलर मूव्स बनाए और मॉडिफाई किए, जबकि किसी एंसेस्टर और वुशवाई को हर ग्रोटो हेवन को साफ करने के लिए लीड किया। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के मेंबर्स के ज्यादातर की हार्वेस्ट फ्रूट्स ची एंसेस्टर ने निगल लिए, जबकि कुछ को ग्रोटो हेवंस में बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। फैंग युआन ने 3 रैंक 8 ग्रोटो हेवंस को एनेक्स किया, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ ग्रैंड स्वाइन ग्रोटो हेवन, टाइम पाथ टाइम डिफरेंस ग्रोटो हेवन और रोल पाथ नॉवेल्टी ग्रोटो हेवन। तीनों ग्रोटो हेवंस संसाधनों से भरपूर थी और उनकी नींव गहरी थी। वो हेवन वेन्स के नोड्स पर स्थित थे और कई सालों से हेवंस विल द्वारा उनका ध्यान रखा जा रहा था। फैंग युआन ने पर्याप्त व्यवस्था की। उसने इन तीनों ग्रोटो हेवंस को अलग अलग कर दिया और उन्हें सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में जगह जगह रख दिया, जैसे कि ग्रैंड स्वाइन ग्रोटो हेवन के 2 सुपर रिसोर्स पॉइंट्स द रोलिंग फॉल क्लिफ और पिनट्री स्नोफील्ड। रोलिंग फॉल क्लिफ में बड़ी संख्या में डेसोलेट बीस्ट जंपिंग पिग्स रहते थे। यह डेसोलेट बीस्ट चलना नहीं जानते थे और सिर्फ कूद सकते थे। जब वो एक सर्टेन साइज तक बढ़ जाते और उनके शरीर काफी मोटे हो जाते, तो वो सबसे ऊंची चट्टान पर जाकर नीचे कूद जाते। एक शानदार झरना चट्टान से नीचे बीता था। झरने का पानी उबलता हुआ था, जिसमें अनंत फायर पाथ और वाटर पाथ डाउ मार्क्स थे, जिससे साल भर गर्म भाप बनती रहती थी। जब जंपिंग पिग्स उबलते झरने में कूदते, तो उनमें से 10% फायर और वाटर पाथ डाउ मार्क्स के कारण मर जाते, जबकि बाकी 90% को गंभीर जले और हड्डियों के फ्रैक्चर्स का सामना करना पड़ता, मुश्किल से बच पाते। लेकिन जब तक ये जंपिंग पिग्स बच जाते, वो ब्रेक थ्रू करके डेडली फैट पिग्स बन जाते। डेडली फैट पिग्स डेसोलेट बीस्ट्स नहीं थे, उनका जीवनसार एक दूसरे स्टार पर पहुंच चुका था, वो एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स बन गए थे। रोलिंग फॉल क्लिफ में डेडली फैट पिग्स और जंपिंग पिग्स की प्रभावशाली संख्या थी। हर साल पैदा होने वाले डेडली फैट पिग्स का स्केल 5 रीजन्स और 2 हेवंस में नंबर 1 था। और पिन ट्री स्नोफील्ड में ग्रैंड स्वाइन्स रहते थे। ग्रैंड स्वाइन एक इमेमोरियल ब्लैक पिग था, उसकी हड्डियां भी काली थी। उसका शरीर एक पहाड़ जितना बड़ा था और उसकी चाल धीमी थी। पिन ट्री स्नोफील्ड बेहद विशाल था। फैंग युआन ने यूज मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स में डाल दिया,
जिससे मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स का क्षेत्रफल 20% बढ़ गया। वहां हर आकार और उम्र के 500 से ज्यादा ग्रैंड स्वाइन्स थे। फैंग युआन अचानक ही दुनिया का सबसे बड़ा पिग फार्म का मालिक बन गया था। जहां तक टाइम डिफरेंस ग्रोटो हेवन और नोवेल्टी ग्रोटो हेवन की बात है, उनमें से हर एक में एक सुपर रिसोर्स पॉइंट था। फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को मिरियड ट्रिब्यूलेशन के कारण भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इन 3 ग्रोटो हेवन्स को अनेक्स करने से तुरंत सुधार दिखा। ग्रोटो हेवन का विकास भी 25% तक बढ़ गया। ये विकास मिरियड ट्रिब्यूलेशन से पहले से थोड़ा ज्यादा था। पहले सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में सिर्फ एक सुपर रिसोर्स पॉइंट था, वो था डांगू माउंटेन जो गट्स गू पैदा करता था। उसके बाद ड्रैगनफिश रिसोर्स पॉइंट था, जिसमें फैंग युआन ने बहुत निवेश किया था और यूज एक विशाल रिसोर्स पॉइंट तक बढ़ाया था। एक तरफ फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के प्रबंधन में ही फैन ग्रोटो हेवन और की सी ग्रोटो हेवन जैसे ग्रोटो हेवन्स पर कब्जा करना शामिल था, लेकिन इन 2 ग्रोटो हेवन्स में वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के ग्रोटो हेवन्स जैसी सुरक्षा कहाँ हो सकती थी। हेवन्स विल तो बाद वालों का ध्यान भी रख रही थी। दूसरी तरफ फैंग युआन के प्रबंधन में ईरी फायर ड्रैगन पाइथन, सैंड गर्ल सॉइल और 5 लाइट माउंटेन बनाना भी शामिल था। वो सभी शुरुआती चरण में थे और अन पर निवेश भी कम था। उनका विकास वेरिएंट ह्यूमंस के ग्रोटो हेवन्स के संसाधनों से तुलना नहीं कर सकता था। आखिर में फैंग युआन ने इंसानों और वेरिएंट ह्यूमंस को पालने पर भी ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अन पर संसाधन निवेश करने में अपनी ऊर्जा नहीं लगाई। एनेक्स करने के बाद फॉलोअप व्यवस्थाएं बेहद विविध और संख्या में ज्यादा थी। फैंग युआन ने इन्हें इमॉर्टल एपर्चर में इंसानों और वेरिएंट ह्यूमंस को सौंप दिया ताकि वो उनसे निपट सके। उसने इन ग्रोटो हेवन्स में मौजूद हेवन पाथ डाओ मार्क्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। जहां तक की सी एंसेस्टर की बात है, वो ची सी लौट गया। शिया क्लैन के बचे हुए गू इमॉर्टल्स सभी की सी में थे और की सी एंसेस्टर को देखकर खुशी के आंसू रो पड़े। ची सी एंसेस्टर अभी भी जिंदा था, ये सबसे बड़ी खबर थी। ईस्टर्न सी के बड़े और सुपर फोर्सेस ने ची सी में स्टेशन करने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, उन्होंने भी राहत की सांस ली। ची सी एंसेस्टर के बिना उनके पास फैंग युआन से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। ये हार मेरी गलती है, ची सी एंसेस्टर ने जिम्मेदारी ली। कॉफ कॉफ कॉफ। ऐसा मत कहिए एंसेस्टर, ये मेरा शिया क्लैन था जिसने वेरिएंट ह्यूमन अलायंस पर हमला करने की योजना बनाई थी। साई, मुझे उन साथियों का सामना करने में बहुत शर्म आ रही है जो लड़ाई में शहीद हो गए। ची सी एंसेस्टर ने ऊपर देखा और आह भरी, उसकी ऊँग हल्की लाल थी। ची सी एंसेस्टर, कृपया अभी के लिए अपने घाव भरिए। आपको जो भी रिसोर्सेस चाहिए बताइए, पूरा ईस्टर्न सी अपनी पूरी ताकत से आपका समर्थन करेगा। ईस्टर्न सी के शेन क्लैन के गू इमॉर्टल ने कहा। दूसरे सुपर फोर्सेस के प्रतिनिधियों ने भी बिना किसी आपत्ति के सर हिलाया। सबकी निगाहों के नीचे ची सी एंसेस्टर ने खून की एक उल्टी की और आ भरी, अभी जरूरी बात मेरी चोट नहीं है। 2 हेवन्स में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनके ग्रोटो हेवन्स में अभी भी की हार्वेस्ट फ्रूट की समस्या है। मुझे पहले इन ची हार्वेस्ट फ्रूट से छुटकारा पाना होगा। इमॉर्टल्स तुरंत प्रभावित हो गए। 2 हेवन्स के कई गू इमॉर्टल्स की ईर्ष्या आंसुओं से भीग गई। ची सी एंसेस्टर, आप सच में ईस्टर्न सी के राइचस पाथ के आदर्श के लायक हैं। लॉर्ड एंसेस्टर, हम 2 हेवन्स के गू इमॉर्टल्स बिना किसी सवाल के आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। चैप्टर एंड।